एक काफ़ी उम्र के बड़े बूढ़े मौलाना साहब अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में एक चारपाई पर आराम कर रहे होते हैं। तभी उनकी झोपड़ी के बाहर एक सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी आकर उनकी झोपड़ी के बाहर रुकती है। उस झोपड़ी के अंदर से एक जिला कलेक्टर साहिबा अपने सुरक्षा गार्ड के साथ गाड़ी से उतरती हैं और जैसे ही जिला कलेक्टर साहिबा गाड़ी से उतरकर झोपड़ी के अंदर जाती हैं, तभी मौलाना साहब किसी और को झोपड़ी के अंदर आता देख अपनी चारपाई से खड़े होकर बैठ जाते हैं। जैसे जिला कलेक्टर साहिबा झोपड़ी के अंदर जाकर मौलाना साहब के पैर छूती हैं और कहती हैं, अब्बू मैं आ गई हूँ। मौलाना साहब कहते हैं कि तुम कौन हो और मेरे पैर क्यों छू रही हो। जिला कलेक्टर साहिबा कहती हैं, अब्बू तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी बेटिया शिवानी कुमारी हूँ और मैं अब जिला कलेक्टर बन गई हूँ। मौलाना साहब जैसे ही शिवानी के मुख से ये शब्द सुनते हैं तो वो काफ़ी फूट फूट कर रोने लगते हैं और शिवानी को वो अपने गले से लगा लेते हैं। दोस्तों, कौन थी वो जिला कलेक्टर साहब और कौन थे वो उनके मौलाना अब्बू साहब, और उनका दोनों में आपस में क्या कनेक्शन होता है? कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना है और वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। फिर वही आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि मेरा हौसला ऐसे बना रहे और मैं फिर आपके सामने हर रोज़ नया नया टॉपिक लेकर आती रहूं। समय को ख़राब ना करते हुए हम वीडियो की तरफ, कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, कहानी को बहुत दिलचस्प मन लगाकर देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सपोर्ट भी करना है। चलो हम कहानी अब शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी बिहार में रहने वाले एक छोटे से परिवार की है, जिस परिवार में दो ही सदस्य होते हैं, पति पत्नी। पति का नाम ईश्वर चंद शर्मा होता है और पत्नी का नाम सुमित्रा देवी होता है। सुमित्रा देवी माँ बनने वाली होती है। ईश्वर चंद शर्मा और सुमित्रा देवी अपने परिवार में एक नए मेहमान की आने की खुशी में नए नए सपने उन्होंने सजा कर रखे हैं। जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ साथ सुमित्रा की डिलीवरी का समय नज़दीक आ जाता है। एक दिन जैसे ही डिलीवरी होने वाली होती है तो ईश्वर चंद शर्मा अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर देते हैं और अब थोड़ी देर के बाद सुमित्रा देवी की डिलीवरी हो जाती है और डॉक्टरों का जो स्टाफ है वो ईश्वर चंद शर्मा को आकर कहता है कि तुम्हारी पत्नी एक बच्चे को जन्म देते ही उनकी मौत हो गई है। जैसे ही ईश्वर चंद शर्मा अपनी पत्नी की मौत की खबर सुनते हैं तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हिम्मत बांधते हैं और डॉक्टरों से पूछते हैं कि हमारी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया है या बेटी को जन्म दिया है। तो डॉक्टर साहब ईश्वर चंद शर्मा से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया है। ईश्वर चंद शर्मा अपनी सुंदर सी बेटी को लेकर वो प्यार करते हैं और अपनी गोद में लेकर वो अपने घर आ जाते हैं। ईश्वर चंद शर्मा अपना पूरा ध्यान अपनी बेटी पर लगाते हैं और वो उनकी परवरिश बहुत ही मन तन धन से और बहुत ही लाड चाव से करते हैं। ईश्वर चंद शर्मा अपनी बेटी का नाम शिवानी कुमारी रखते हैं, शिवानी शर्मा रखते हैं। जैसे जैसे शिवानी बड़ी होती है और ईश्वर चंद शर्मा अपना पूरा ध्यान और अपनी बेटी का पालन पोषण वो बहुत ही लाड चाव से करते हैं और चाव से करते हैं। जैसे जैसे उनकी बेटी बड़ी होने लगती है तो ईश्वर चंद शर्मा अपनी बेटी का एडमिशन एक बहुत ही अच्छे स्कूल में करवा देते हैं। और जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ साथ ईश्वर चंद शर्मा की जो बेटी है वो 10वीं क्लास में आ जाती है। शिवानी शर्मा एक पढ़ने में बहुत अच्छी बेटी होती है और जो जो क्लास उसने पास की हैं सभी में वो अच्छे नंबर लेकर पास हुई है और वो पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट होती है। शिवानी कुमारी पढ़ने लिखने में काफ़ी इंटेलिजेंट थी और वो काफ़ी मेहनत भी किया करती थी, लेकिन ईश्वर चंद शर्मा का एक सपना था, वो अपनी बेटी को काफ़ी पढ़ा लिखा कर एक सरकारी अफसर बनाना चाहते हैं। शिवानी 10वीं क्लास में आ जाती है और वो काफ़ी मन लगाकर पढ़ती है, लेकिन शिवानी की ज़िंदगी में एक ऐसा बुरा दिन आता है जिससे एक दिन उसके पापा की जो एक्सीडेंट में मौत हो जाती है।
लेकिन एक दिन शिवानी की ज़िंदगी में एक ऐसा आता है कि एक एक्सीडेंट के कारण शिवानी के पापा ईश्वरचंद की मौत हो जाती है। जैसे ही शिवानी के पापा की मौत हो जाती है तो शिवानी बिल्कुल टूट जाती है और वो काफ़ी उदास रहने लगती है। तो शिवानी मन ही मन सोचती है कि अब मेरा कोई भी सपना पूरा नहीं होगा, अब मेरी ज़िंदगी में कोई भी खुशी नहीं आ पाएगी। वो काफ़ी उदास रहने लगती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और शिवानी के पापा को गए हुए एक ही हफ्ता हुआ था कि शिवानी के जो रिश्तेदार मामा फूफी और जो भी उनके आसपास के जो परिवार के लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और सभी आपस में विचार विमर्श करते हैं कि शिवानी की जो देख रेख है वो कौन अपने जुम्मे लेगा और कौन शिवानी की देख रेख करेगा। लेकिन जैसे ही सभी अपने आप आपस में चर्चा कर रहे होते हैं तो शिवानी की जो बुआ जी हैं वो खड़ी होकर कहती हैं कि शिवानी की जो देखभाल का जो जुम्मा है मैं ले लेती हूँ और शिवानी को अपने पास में लेकर जाती हूँ। शिवानी के जो पापा का जो मकान था वो भी शिवानी की बुआ जी ने जो पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को बेच दिया था और कहने लगे कि जो शिवानी के परवरिश में और जो शिवानी के जो देख रेख में जो भी खर्चा आएगा वो पैसा शिवानी की देख रेख में और शिवानी की पढ़ाई में लग जाएगा। शिवानी की बुआ जी शिवानी को अपने साथ ले जाती हैं, लेकिन वो शिवानी को पढ़ाने लिखाने के पर्पज़ से अपने साथ में नहीं ले जाते हैं। शिवानी की बुआ जी शिवानी पर बहुत ही अत्याचार करती हैं और उसको पढ़ना लिखना उन्होंने बंद कर दिया था। शिवानी पूरा पूरा दिन काम करती थी और उसे पढ़ने लिखने का समय बिल्कुल नहीं मिलता था। जब सारा परिवार खाना खा लेता था तब शिवानी को खाना मिलता था। लेकिन शिवानी कर भी क्या सकती थी, उसके मम्मी पापा तो गुजर गए थे और उसके कहीं और जाने का उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वो उसको मजबूरी में वहाँ रहना भी पड़ता है। लेकिन वो काफ़ी परेशान रहती। शिवानी पूरा पूरा दिन घर का काम करती है और उसे पढ़ने लिखने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है। लेकिन एक दिन शिवानी जैसे ही अपना रिजल्ट देखती है तो उसे पता चलता है कि जो मैंने 10वीं के जो पेपर दिए हैं और पूरे ज़िले में मैंने टॉप नंबरों से 10वीं क्लास को पास किया है। और जैसे ही वो खुशी खुशी अपने रिजल्ट को देख कर आती है और अपनी बुआ से आकर कहती है कि बुआ जी मुझे आगे पढ़ना है और मैंने 10वीं की क्लास को पूरे ज़िले में टॉप नंबरों से पास किया है और आगे मेरा एडमिशन करवा दीजिए। और मेरे पापा ने जो सपना मेरे लिए देखा था उस सपने को मुझे पूरा भी करना है। लेकिन जैसे ही उसकी बुआ जी शिवानी के मुख से ये शब्द सुनती है तो वो काफ़ी चिढ़ जाती है और शिवानी से कहती है कि पढ़ लिख कर तुझे क्या करना है, यदि तू पढ़े लिखेगी तो घर का काम कौन करेगा, इस काम को कौन करेगा, चलो तुम घर का काम करो, पढ़ाई लिखाई जो होनी थी वो हो ली है। लेकिन शिवानी अपनी बुआ जी को काफ़ी मनाने की कोशिश करती है, कहती है कि बुआ जी मैं घर का काम भी कर दूंगी लेकिन मुझे मेरा एडमिशन करवा दीजिए और मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन शिवानी की जो बुआ जी हैं वो अपने बात पर अड़ग रहती है और वो काफ़ी गुस्से में हो जाती हैं। लेकिन शिवानी उस रात खाना भी नहीं खाती है, पूरा दिन वो काम करती है और अपनी बुआ जी की बातों से वो काफ़ी परेशान भी है। जैसे ही शाम होती है तो वो कमरे का गेट बंद करके अंदर बैठ जाती है और कमरे के अंदर बैठकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और फिर वो अपने पापा की बातों को याद करती है कि जब उसके पापा कहा करते थे कि मैं अपनी बेटी को काफ़ी पढ़ा लिखा कर एक सरकारी अफसर बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसको कोई भी आकर वहाँ चुप करने वाला नहीं होता, कोई भी उससे आकर वहाँ खाना खाने को भी नहीं कहता है और कोई भी उसको ये नहीं कहता है कि चल तू अब आजा खाना खा ले, अब हम तेरा एडमिशन करवा देंगे। लेकिन फिर भी शिवानी अपने आप को संभालती है, हिम्मत रखती है और जैसा भी उस वक़्त के हालात थे वो उस हालात को स्वीकार करती है और अपने जीवन को जीने लगती है। लेकिन उसके अंदर जो फतूर था, जो उसके अंदर फतूर पढ़ने का था, अपने सपनों को पूरा करने का था, तो वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे पढ़ने के लिए वो इस जंजाल से इस माहौल से भाग जाना चाहती है, लेकिन वो मौके की तलाश में होती है।
लेकिन एक दिन उसको कैसा होता है कि एक दिन जो उसकी बुआ और उसके बुआ का जो पूरा परिवार वो किसी शादी में चला जाता है। उस दिन शिवानी को पूरा मौका मिलता है और शिवानी घर पर रह जाती है और बुआ का जो पूरा परिवार है वो किसी शादी फंक्शन में चला जाता है। जैसे शिवानी सोचती है और आज से जो मुझे मौका मिला है, आज के बाद मुझे ये मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो उसके शिवानी के जो दिमाग में फतूर भरा हुआ है, जो भूत भरा हुआ है कि मुझे आगे पढ़ना है और कामयाब होना है। और शिवानी जब तक सभी के शाम तक आने का समय होता, वो अपने सामान को पैकिंग कर लेती है और वो घर से अपनी बुआ के घर से भाग जाती है। शाम का समय होता है, जैसे जैसे वो पैदल जाती है तो काफ़ी रात हो जाती है। रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो रात का समय होता है। तो रात के समय में तो रेल में कम से कम सवारी होती हैं, ज़्यादा सवारी नहीं होती हैं। जिस डिब्बे में शिवानी बैठी होती है उस डिब्बे में एक लड़का भी बैठा होता है। तो शिवानी रेलगाड़ी में बैठ तो जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि उसे जाना कहाँ है। बस वो घर से भागकर आ गई है, लेकिन आगे को किस रास्ते उसे जाना है उसे कोई मालूम नहीं होता है। जिस डिब्बे में शिवानी बैठी होती है उस डिब्बे में एक लड़का भी बैठा होता है और वो शिवानी की तरफ एक टक देखता रहता है और वो शिवानी को घूर रहा था। लेकिन जैसे ही रेल आगे जाती है, जैसे ही रेल अपने स्टेशन से छूट जाती है, आगे जाती है, तो वो लड़का अपने मोबाइल से किसी दूसरे से बातें कर रहा है और अगले स्टेशन के आने की वेट कर रहा है। लेकिन शिवानी इस मौके को भांप लेती है और उसके विचारों को मन ही मन वो पढ़ लेती है कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। और वो जैसे जैसे फ़ोन पर बातें भी कर रहा है और वो शिवानी की तरफ देख भी रहा है। जो वो लड़का बैठा होता है वो फ़ोन करके अपने दो दोस्तों को और बुला लेता है और जैसे ही अगले स्टेशन पर जाकर रेल रुकती है तो उसके जो दोस्त हैं वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं और उसी लड़के के पास आकर बैठ जाते हैं जहाँ पर वो लड़का पहले बैठा हुआ था और शिवानी उनके सामने बैठी हुई थी। तीनों लड़के शिवानी को घूरते रहते हैं और उसके साथ वो गलत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिवानी उनको पढ़ लेती है कि इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है और ये मेरे साथ गलत करने की कोशिश करने। और रात का समय था। उसी स्टेशन पर अपने सामान के साथ शिवानी ट्रेन से नीचे उतर जाती है और जैसे ही शिवानी ट्रेन से नीचे उतर जाती है तो वो तीनों लड़के उसके पीछे पीछे उतर जाते हैं और जैसे जैसे इधर किधर छुपती छुपाती शिवानी अपने सामान के साथ आगे बढ़ती है, उसी तरह से वो तीनों लड़के जो हैं शिवानी का पीछा करते हुए चले जा रहे होते हैं। शिवानी अपने सामान को लेकर दौड़ जाती है और वो लड़के भी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं और जैसे जैसे समय बढ़ता है शिवानी भागती रहती है और सुबह के 4 बजने का समय हो जाता है। और जैसे ही शिवानी दौड़ रही थी तो तभी उनको एक मस्जिद नज़र आती है। सुबह के 4 बजे की जो अजान है वो लग जाती है और जैसे ही मस्जिद का गेट खुला होता है तो शिवानी उस मस्जिद के अंदर प्रवेश कर जाती है और मस्जिद के अंदर जैसे ही प्रवेश कर जाती है तो वो वहाँ एक मौलाना साहब होते हैं, एक वहाँ जो बाबा होते हैं, उनको आवाज़ लगाती है कि बाबा मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इन जो ये लड़के हैं इनसे बचाइए, जो मेरा पीछा कर रहे हैं। जैसे ही मौलाना साहब शिवानी को देखते हैं और वो उस बिटिया को आवाज़ लगा लेते हैं कि आप अंदर आ जाइए। तो जैसे ही शिवानी मस्जिद के अंदर चली जाती है वो तीनों लड़के मस्जिद के बाहर ही रुक जाते हैं और वो सोचने लग जाते हैं कि अब ये लड़की अंदर चली गई है और लगता है कि मस्जिद के अंदर तो और भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं। तो वो डर के मारे कि ये कभी ना कभी तो इससे बाहर आएगी, तो वो मस्जिद के बाहर ही खड़े हो जाते हैं। जैसे ही शिवानी उस बाबा से जाकर मिलती है तो बाबा उस लड़की से कहते हैं कि तुम यहाँ कौन हो और कहाँ से आई हो और इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी एकदम वो जो शिवानी पूरी तरह से घबराई हुई थी और वो मौलाना साहब से कहते हैं कि अबू मुझे आप उन लड़कों जो वो लड़के मेरे पीछा कर रहे हैं, काफ़ी दूर से पीछा कर रहे हैं और मैं उनसे बचती बचाती मैं यहाँ मस्जिद में आकर छुप गई हूँ और वो लड़के जो मेरा पीछा कर रहे थे वो बाहर मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं
और जैसे ही मौलाना साहब शिवानी को मस्जिद के अंदर बैठाकर मस्जिद से बाहर आ जाते हैं और उन लड़कों को आकर डांटते हैं और उनको वहाँ से भगा देते हैं। लड़के डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। मौलाना साहब जैसे ही शिवानी के पास आकर पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और सुबह सुबह तुम क्या कर रही हो, और उनको आराम से बैठाते हैं और उन्हें पूछते हैं। पहले तो मौलाना साहब शिवानी को थोड़ा सा शांत करते हैं और बैठाते हैं और उसकी कहानी के बारे में पूछते हैं कि तुम इतनी रात को कहाँ से आई हो और कौन हो, और तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे क्या कर रही हो। तब शिवानी अपनी पूरी कहानी शुरू से लास्ट तक मौलाना साहब को बताती है। वो कहती है कि मेरे पापा के एक्सीडेंट में मौत हो गई है और मेरी परवरिश का जो जुम्मा मेरी बुआ जी ने लिया है। बुआ जी में जिस घर में मैं रहती थी वो भी बुआ जी ने बेच दिया है और वो जो पैसे हैं अपने पास रख लिए हैं। और मेरी बुआ जी मेरे ऊपर काफ़ी अत्याचार करती थी और सारा दिन मेरे से घर का काम करवाती थी और मुझे पढ़ने का मौका बिल्कुल नहीं देती थी। पढ़ने के लिए बिल्कुल ही इनकार कर दिया था और जब पूरा परिवार खाना खा लेता था शाम को मुझे उसके बाद खाना मिलता था। लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे जाकर कुछ बनना है, कुछ करना है, तो मैं वहाँ से मौका देखकर मैं वहाँ से भाग आई हूँ। अपनी बुआ जी का घर मैंने छोड़ दिया है और जैसे ही मैं रात को मौका देखकर रेल में आकर बैठ गई हूँ, रेल का मैं सफ़र करके आ गई हूँ। उसी डिब्बे में जिसमें मैं बैठी थी उसी डिब्बे में वो लड़का भी बैठा था। वो उस लड़के ने फ़ोन करके अपने दो दोस्तों को बुला लिया था और मैं उनके जो उनकी चाल साजिश थी मैं उसको पहचान गई थी और मैं उसी रेलवे स्टेशन पर उतर गई थी। तो वे तीनों लड़के मेरा पीछा कर रहे थे। मैं उनसे जैसे तैसे करके पीछा छुड़ाकर मैं यहाँ आकर मैं मस्जिद में आ गई थी। तब मौलाना साहब शिवानी को हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका रब होता है। ऊपर बैठा जो है वो सब कुछ देखता है, वो सबका सहारा होता है। तब मौलाना साहब शिवानी से कहते हैं कि अब आगे तुम्हें क्या करना है। तो शिवानी उनको मौलाना साहब से कहती है कि अब मुझे आगे शिवानी मौलाना साहब से कहती है कि अब मुझे आगे काफ़ी पढ़ना है और एक बड़े अधिकारी का पद मुझे हासिल करना है और अपने जो पापा का जो सपना है उसे मुझे पूरा करना है और उस मुकाम तक मुझे पहुंचना है। मौलाना साहब कहते हैं कि तुम्हें आगे कहाँ तक पहुँचना है। तो शिवानी कहती है कि मुझे मंजिल का तो पता नहीं, बस इतना पता है कि मुझे आगे पढ़ना है और लिखना है और मुझे कामयाब होना है, अपनी मंजिल को मुझे ज़रूर पाना है। लेकिन ये नहीं पता मुझे कहाँ पहुँचना, मंजिल का कोई मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मौलाना साहब कहते हैं कि तुम्हें अभी एक सहारे की ज़रूरत है, तुम्हें घर की ज़रूरत है। जब तक तुम्हारा सहारा नहीं हो जाता और तुम जवान भी हो, तुम्हारे साथ कोई भी घटना घट सकती है, लेकिन जैसी घटना आज घटी है वो आगे की भी घट सकती है। तब जब तक तुम्हारा सहारा नहीं हो जाता और जो तुम्हारी पढ़ाई कम रह रही है तो तुम उस पढ़ाई को मेरे घर पर रहकर उसे पूरा करो और जब आगे की पढ़ाई तुम्हें करनी होगी तो तुम दूसरे शहर में जाकर उस पढ़ाई को पूरा कर लेना। शिवानी मौलाना साहब के घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करने लगती है। मौलाना साहब की उम्र 55 साल के आसपास है। मौलाना साहब अपने घर परिवार में अकेले रहते हैं। मौलाना साहब के घर परिवार का कोई भी सदस्य मौलाना के साथ नहीं रहता है। मौलाना साहब शिवानी के पूरी तरह से देखरेख करते हैं और मौलाना साहब शिवानी का एडमिशन स्कूल में करवा देते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता है और समय के साथ साथ शिवानी 12वीं की क्लास को बहुत टॉप नंबरों से पास कर लेती है। और जैसे ही वहाँ का जिस गली मोहल्ले में शिवानी मौलाना साहब के साथ रहती थी तो उस गांव गली का जो मोहल्ले को पता चलता है कि इस लड़की ने और 12वीं की क्लास को टॉप नंबरों से पास किया है, तो सभी बड़े खुश होते हैं और उस लड़की का हौसला बनाते हैं और उसे प्रोत्साहित करते हैं।
शिवानी अपने अब्बू मौलाना साहब से कहती है कि मौलाना साहब से कहती है कि मैंने जो 12वीं की क्लास है वो टॉप नंबरों से पास कर ली है। और शिवानी अपनी इस खुशी का जो सेलिब्रेशन है वो मौलाना साहब के साथ करती है, और वो दोनों अब शिवानी मौलाना साहब को अब्बू कहकर ही पुकारती है। जैसे ही शिवानी की जो स्कूल एजुकेशन पास हो जाती है और 12वीं की जो क्लास को अच्छे नंबरों से पास कर लेती है, तो वो अपने अब्बू मौलाना साहब से कहती है कि मुझे जो आगे की जो पढ़ाई करनी है वो अब दूसरे शहर में जाकर करनी है। उसे आगे की पढ़ाई जो शिवानी को आगे की जो उसकी पढ़ाई है, जो ग्रेजुएशन है, वो दूसरे शहर में जाकर करनी है। तो ना साहब शिवानी को दूसरे शहर में भेजने के लिए पैसों का बंदोबस्त करते हैं, और वो कुछ उसके साथ शिवानी को कुछ पैसे साथ में देते हैं, और शिवानी से वो कहते हैं कि तुम अपना ध्यान रखना, और जब भी तुम्हें और पैसे की ज़रूरत पड़े तो आकर मुझे फ़ोन करना और मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूँगा। शिवानी अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए दूसरे शहर के लिए चली जाती है, लेकिन शिवानी पूरी तरह से मौलाना साहब पर भी डिपेंड नहीं रहना चाहती है, क्योंकि मौलाना साहब एक थोड़ा मीडियम किस्म के आदमी थे, थोड़ा गरीब गुरबा इंसान थे, तो वो अपना गुजारा पता नहीं कैसे कैसे कर रहे थे। शिवानी अपना खर्चा उठाने के लिए वो एक छोटा मोटा अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी मोटी नौकरी भी करना चाहती है, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी पढ़ाई का खर्चा भी उठा सके। शिवानी दूसरे शहर में चली जाती है और पहले वो अपने काम की तलाश में जाती है, पहले वो काम ढूंढना चाहती है, और जैसे जैसे वो काम की तलाश में इधर किधर जाती है तो वो एक बड़े ही बुजुर्ग व्यक्ति के होटल में जाती है, और वहाँ जाकर वो उनसे काम पूछती है, काम मांगती है। तो पहले तो जो बुजुर्ग हैं, जो होटल के जो मालिक हैं, वो शिवानी की तरफ देखते रहते हैं और वो पूछते हैं कि तुम क्या काम कर सकती हो। शिवानी उन होटल के मालिक से कहती है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कोई भी काम कर लूँगी, मेरे लिए कोई भी काम चलेगा, जो काम आप मुझे दे दोगे मैं उसी को कर लूँगी, लेकिन काम के साथ साथ मुझे थोड़ा सा वक्त अपनी पढ़ाई के लिए ज़रूर चाहिएगा, और मुझे अपनी पढ़ाई के जो समय है वो मुझे निकालना ही निकालना है। जैसे ही शिवानी के मुख से जो होटल के जो मालिक हैं वो उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, और तुम्हें काम क्यों चाहिए, क्या तुम्हारे परिवार तुम्हारे साथ नहीं रहता, और तुम्हें काम की तलाश क्यों है। जैसे ही शिवानी होटल के मालिक को शिवानी अपनी कहानी पूरी तरह से शुरू से लास्ट तक बताती है। जैसे ही शिवानी की कहानी होटल के जो मालिक हैं वो सुनते हैं तो वो काफ़ी भावुक हो जाते हैं, और वो शिवानी को कहते हैं कि तुम यहाँ रहकर पढ़ाई भी कर सकती हो, और जो काम तुम्हें अच्छा लगे वो काम तुम कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी पूरी तरह मदद भी करूँगा। लेकिन वो जो होटल के जो मालिक हैं वो शिवानी को आगे पढ़ाना चाहते हैं, वो शिवानी की पढ़ाई में मदद करना चाहते हैं, लेकिन इसका कारण क्या होता है कि जो होटल की होटल के जो मालिक हैं उनकी एक बिटिया है, वो अपनी बिटिया को काफ़ी पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, लेकिन होटल के जो मालिक की बिटिया है वो किसी भी टेस्ट को पास नहीं कर पाती है, और वो घर पर यूं ही बैठी रहती है। होटल के जो मालिक हैं अपनी बेटी की छवि शिवानी में देखते हैं, और वो शिवानी की पूरी तरह से मदद करना चाहते हैं, और वो शिवानी से कहते हैं कि जिस दिन भी तुम कामयाब हो जाओगी, मुझ जैसा धन्य व्यक्ति कोई नहीं होगा, मैं अपने आप को बहुत ही धन्य समझूंगा। शिवानी होटल में काम भी करती है और साथ के साथ अपने पढ़ाई की तैयारी भी करती है। होटल के जो मालिक हैं वो शिवानी का पढ़ाई का पूरी तरह से खर्चा उठाने को भी तैयार हैं, वो शिवानी की पूरी तरह से हर तरह से वो मदद करते हैं। जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ साथ शिवानी की जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई वो पूरी हो जाती है,
और यहाँ भी शिवानी ग्रेजुएशन की जो उसकी पढ़ाई है उसको भी वो बहुत अच्छे नंबरों से पास कर जाती है। लेकिन उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए शिवानी को आगे दिल्ली जाना होता है, तो वो अपने बाबूजी से कहती है। तो शिवानी अब होटल के जो मालिक हैं उनको अपने बाबूजी मानती है और शिवानी अपने बाबूजी से कहती है कि बाबूजी मुझे आगे की जो पढ़ाई है, आगे की जो मुझे पेपर की जो तैयारी है वो मुझे दिल्ली जाकर करनी है। तो होटल के जो मालिक हैं वो शिवानी के साथ दिल्ली जाते हैं और वो शिवानी का एडमिशन एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में करवा देते हैं और उनके जो खाने पीने और रहने का जो प्रबंध है वो अपने हाथों से करवा कर फिर वो अपना वापस अपने होटल पर आ जाते हैं और वो शिवानी को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। शिवानी अपनी पढ़ाई पूरी तरह से अपनी पढ़ाई को मन लगा कर करती है और वो बिल्कुल ही दिन रात मेहनत करती है और उसे अपने सपनों को भी पूरा करना है। और जैसे जैसे समय बीता है और समय के साथ साथ शिवानी की मेहनत रंग लाती है और शिवानी एक दिन जिला कलेक्टर बन जाती है। जैसे शिवानी जिला कलेक्टर बन जाती है और वो अपने जो अपने उसके बाबूजी हैं, होटल वाले बाबूजी हैं, उनको फ़ोन करके बताती है कि मैं जिला कलेक्टर बन गई हूँ, अब मेरी ट्रेनिंग खाली बाकी रह गई है। शिवानी की ट्रेनिंग रह गई है और शिवानी अपनी ट्रेनिंग पर चली जाती है। जैसे ही वो अपनी ट्रेनिंग करके आती है और वो पूरी तरह से अपना एक आज जिला कलेक्टर बन गई है और उसकी जो पोस्टिंग है एक बहुत अच्छे शहर में हो जाती है और वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करती है। लेकिन होटल के जो मालिक हैं, जैसे शिवानी जिला कलेक्टर बन गई थी उसके पास अब रहने का सरकारी जो मकान भी है, उसके पास आने जाने के लिए सरकारी गाड़ी भी है। अब शिवानी के पास कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, उसके पास सभी तरह की उसके पास फैसिलिटी है। होटल के जो मालिक हैं अपने परिवार सहित शिवानी से मिलने के लिए जाते हैं। जैसे ही शिवानी से मिलने के लिए जाते हैं तो शिवानी होटल के जो मालिक हैं उसके जो बाबूजी हैं उनको वो अपना बाबूजी मानती हैं, उनका वो बड़ी अच्छे तरीके से वेलकम करती है और सभी को वो अपने बाबूजी कहकर सभी से वो उनकी पहचान करवाती कि ये मेरे बाबूजी हैं, सभी से उनकी जान पहचान करवाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ साथ शिवानी अपने जो वे दो जो अब्बू हैं शुरू वाले, जिन्होंने उनकी 2 साल तक बहुत ही उन्होंने उनकी रक्षा की, उनकी सपोर्ट किया और अच्छे तरीके से व्यवहार किया। अब शिवानी अब्बू से मिलने के उनके मन में आती है कि मुझे अब्बू से भी ज़रूर मिलने आना है। तो एक दिन शिवानी मन ही मन सोचती है कि मुझे जो मेरे मौलाना साहब जो मेरे अब्बू हैं, मुझे उनके यहाँ भी मिलके उनसे भी ज़रूरी मिलना है। तो शिवानी अपनी ड्यूटी से छुट्टी ले लेती है और वो अपने मौलाना अब्बू साहब से मिलने के लिए उनके गांव में आ जाती है। और जैसे ही शिवानी उनकी अब्बू से मिलने के लिए उनके गांव आती है और जहाँ पर पहले वो जहाँ पर शिवानी ने अपने 2 साल बिताए थे, पहले तो वहाँ एक टूटा फूटा सा नॉर्मल सा मकान था, लेकिन अब वो मकान इस बीच समय में 8 साल गुजर गए थे। लेकिन 8 साल बहुत होते हैं, इन बीच 8 सालों में जो अब्बू का जो मकान था थोड़ा सा टूटा फूटा सा, वो बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुका था। अब वहाँ एक टूटी हुई सी झोपड़ी थी। जैसे ही शिवानी अपने अब्बू मौलाना से मिलने जाती है और वो उस झोपड़ी के बाहर गाड़ी को रोकती है और जैसे ही गाड़ी में से नीचे अपने सुरक्षा गार्ड के साथ उतरती है, वो अपने अब्बू से मिलने के लिए झोपड़ी के जैसे ही वो अंदर जाती है तो वो मौलाना साहब झोपड़ी के अंदर अपनी चारपाई पर लेटे हुए आराम कर रहे होते हैं। जैसे ही कलेक्टर साहबा अब्बू के पास जाती हैं और वो अब्बू से जाकर कहती है अब्बू मैं आ गई हूँ, और वो इतना कहकर अब्बू के पैर छूती हैं। लेकिन अब्बू काफ़ी बड़े बुजुर्ग हो गए थे, उम्र भी काफ़ी उनकी हो गई थी, तो वो शिवानी को पहचान नहीं पाते हैं। तो वो शिवानी से कहते हैं कि तुम कौन और कहाँ से आई हो और तुम मेरे पैर क्यों छू रही हो। तो जिला कलेक्टर साहबा शिवानी अब्बू से कहती हैं कि अब्बू तुमने मुझे पहचाना नहीं है, मैं तुम्हारी शिवानी हूँ और मैं अब जिला कलेक्टर बन गई हूँ। जैसे ही मौलाना साहब शिवानी के मुख से ये सब सुनते हैं तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और उसके बाद वो शिवानी को गले से लगा लेते हैं।
जैसे ही जो वो सरकारी जो जीप होती है जिसके ऊपर लाल बत्ती लगी हुई होती है, वो मौलाना साहब की झोपड़ी के बाहर खड़ी हुई होती है। और वो जो उनके सुरक्षा गार्ड थे, जो शिवानी का जो सुरक्षा गार्ड था, वो भी गाड़ी के पास ही खड़ा हुआ था। जैसे वहाँ के जो पड़ोसी थे, आसपास थे, गांव बस्ती, जो भी उस गाड़ी को देखती और वो मन ही मन सोचती कि आज मौलाना साहब ने ऐसा क्या कांड कर दिया जो पुलिस और सरकारी गाड़ी आज उनकी झोपड़ी के बाहर खड़ी है। जो भी देखता तो वो गाड़ी के पास आकर खड़ा हो जाता और पूरा मोहल्ला, पूरी गांव बस्ती सरकारी गाड़ी, लाल बत्ती वाली गाड़ी को देखकर वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और वो शिवानी, जैसे उनको पता चलता है कि ये शिवानी वो ही शिवानी है जो यहाँ 2 साल तक मौलाना साहब के पास रही और जिसने 12वीं की क्लास को टॉप नंबरों से पास किया, ये वही बिटिया है। और जो भी इस खबर को सुनता, जो भी शिवानी के बारे में सुनता कि ये अब्बू से मिलने के लिए आई है, वो सभी शिवानी की तारीफ़ करते हुए नहीं थकते हैं। वो सभी शिवानी को एकटक देखते रहते हैं। जैसे ही मौलाना साहब शिवानी से लिपट कर रोने लगते हैं, वो शिवानी को अपने पास अपनी चारपाई पर बैठाते हैं और उनकी राजी खुशी के बारे में पूछते हैं। शिवानी अपने मौलाना साहब अब्बू से कहती है कि अब्बू आप मेरे साथ चलिए, अब मेरे पास सरकारी मकान भी है, मेरे पास सरकारी गाड़ी भी है और मेरे पास अब किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। आप मेरे साथ चलिए और आप मेरे साथ चलकर मेरे साथ वहीं मेरे मकान पर रहिए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन मौलाना साहब शिवानी से मना कर देते हैं कि मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूँ। तो शिवानी कहती है कि जैसे 2 साल आपने मुझे रखा, यदि आप मुझे ये समझते हैं कि मैं हिंदू हूँ और आप मुसलमान हैं, पहले तो आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि सबसे पहले हम एक इंसान है, हमारे अंदर इंसानियत है। सभी हम उस अल्लाह की जो हम देन है, जो वे अल्लाह हमारे जो ऊपर बैठे हैं, वो सबकी रक्षा करने वाले सब हम एक हैं, हम उन्हीं के भेजे हुए बच्चे हैं। और जैसे आपने उस वक़्त फ़र्क नहीं किया था, तो मैंने आपको अपने अब्बू माना है, तो आप मेरे साथ चलिए और मेरे साथ आप चलकर मेरे साथ रहिए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो अब्बू कहते कि यहाँ पास में ही ये मस्जिद भी है और मैं यहाँ दोनों टाइम जाकर मैं नमाज भी पढ़ लिया करता हूँ। तो शिवानी कहती है कि जहाँ पर मेरा निवास स्थान है, जहाँ मेरा सरकारी क्वार्टर है, वहाँ भी एक पास में ही मस्जिद है और जब आपका मन करे दोनों समय, एक समय जब आप वहाँ जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। शिवानी अब्बू को अपनी सरकारी गाड़ी में बैठा लेती है और अपने निवास स्थान पर ले जाती है और वहाँ ले जाकर अब्बू की खूब अच्छी तरह सेवा पानी और उनका मान सम्मान बहुत अच्छे तरीके से करती है। लेकिन जैसे भी जो भी शिवानी से जिला कलेक्टर साहबा से उसके क्वार्टर पर मिलने आता, तो वो अब्बू को देखकर वहाँ काफ़ी चकित रह जाता है कि ये मतलब ये अब्बू हैं और ये शिवानी। तो शिवानी फिर अपनी जो पिछली बातें हैं, पिछली बातों को बताती है कि कैसे कैसे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, कैसे कैसे अब्बू ने मेरी मदद की और अब्बू ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। यदि अब्बू मेरी सहायता नहीं करते, अब्बू उस वक़्त मुझे पनाह नहीं देते, तो मैं यहाँ तक नहीं आती। सबसे बड़ा मेरी ज़िंदगी का जो योगदान है अब्बू का है। तो वो अब्बू को काफ़ी मान सम्मान देते हैं और सभी जो है वो शिवानी को एक इंसानियत की जो है प्रशंसा काफ़ी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और शिवानी के जो बैच का एक अफसर होता है, उनकी रैंक का जो अफसर होता है, उससे शिवानी की शादी हो जाती है। लेकिन शिवानी अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे आपको यदि मेरे साथ रहना है तो मेरे अब्बू की, मेरे बाबूजी की आपको सेवा ज़रूर करनी है। लेकिन जैसे ही शिवानी के पति को उनके बाबूजी के बारे में पता चलता है कि कितने संघर्ष करने के बाद जो शिवानी एक जिला कलेक्टर बनी है और जितनी मेहनत अब्बू ने और जो जैसे जैसे आईएएस अफसर बनी है, तो शिवानी के पति के आँखों में उनके बाबूजी के प्रति बहुत ही इज्जत बन जाती है और शिवानी के पति उनके बाबूजी की बहुत मान सम्मान से उनकी सेवा पानी करते हैं और खूब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं।
दोस्तों ये थी कहानी उनकी कलेक्टर साहिबा की और उनके अब्बू की। और जो होटल के मालिक हैं वो भी कभी कभी शिवानी से मिलने अपने परिवार सहित आ जाया करते थे। और जब भी होटल के जो मालिक हैं जब भी अपने परिवार सहित शिवानी से मिलने आते, तब वो अपनी बेटी को शिवानी की तारीफ़ करते हुए कहते कि बेटी हो तो शिवानी की तरह की और इनसे सभी को सीख लेनी चाहिए। लेकिन इन्होंने कितने संघर्ष किए, कितने दुख इन्होंने झेले बिना माँ बाप के। इनके जो छोटी सी उम्र में शिवानी के मम्मी पापा चले गए थे, इन्होंने कितना संघर्ष किया। और लेकिन इन्होंने जो अपनी जो इनकी इच्छा थी, इनके पापा की जो सपना देखा था इनके पापा ने, इनके लिए इन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करी और ये अपने मुकाम तक पहुंची। और इसी तरह से सभी को मेहनत करनी चाहिए और अपने मुकाम को हासिल ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों ये थी कहानी उनकी ज़िला कलेक्टर साहिबा की, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत करने के बाद, संघर्ष करने के बाद अपने मुकाम को हासिल कर ही लिया। वरना जिस तरीके से उनके शिवानी के ऊपर परेशानियां आई, बुआ जी ने अत्याचार किए और जिस तरीके से उस तीनों लड़कों ने उनका पीछा किया, तो उसके साथ कोई भी घटना घट सकती थी। लेकिन उसने बिल्कुल हार नहीं मानी और दो आदमी शिवानी की ज़िंदगी में ऐसे आए, एक मौलाना साहब और एक जो होटल के जो मालिक थे, वो दोनों को ही शिवानी अपने अब्बू की तरह का मान सम्मान देती है, दोनों को अपना अब्बू मानती है और खूब उनकी दोनों की रिस्पेक्ट करती है। और अब मौलाना साहब को तो वो अपने पास ही रखती है। दोस्तों ये कहानी थी उनकी। और यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं और वीडियो को पूरा सपोर्ट करें और हमारी भी सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं हम दूसरे कहानी के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।